सिलेबस में न्यूली एडेड एरिया इज सस्टेनेबिलिटी. एनी आइडिया व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी? पायदार होना सर किसी चीज का पायदार होना, लॉन्ग टर्म होना. ओके, एनवायरनमेंट के सस्टेन करने के लिए अच्छा करे तो सिलसिला यूं हुआ कि हमने जिस कंडीशन में हमें ये अर्थ मिली, हमने कुछ टाइम के बाद ये सोचा कि हम किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं. दैट वाज अ कैपिटलिस्ट माइंडसेट, मटेरियलिस्टिक. बाय पासिंग टाइम हमने ये देखा कि हम फसलें लगा सकते हैं और जमीन से जो आउटपुट आएगा, कॉटन आएगी, गंदम आएगी, वेजिटेबल्स आएंगे, फ्रूट्स बनाए जाएंगे, हम उनको सेल करके पैसा कमा सकते हैं. लेटर ऑन ऐसा हुआ कि हमने जमीनों की खुदाई शुरू की. जब हम गहराई में गए तो पता चला कि जमीन के नीचे तो पानी है. तो शुरू में हमने हैंड पंप्स लगाए और उस पंपिंग के थ्रू हम उस पानी को एक्सट्रैक्ट करते थे. उसके बाद हमने मोटर्स डेवलप की. वो मशीन्स क्या करती, उस जमीन से बेताशा पानी बिना किसी एफर्ट के निकालना शुरू कर दी. ऐसे हमने सोचा कि हम बिजली कैसे बना सकते हैं, तो हमने उस पानी से बिजली बनाई. जमीन के कुछ इलाकों से जब हमने खुदाई की तो पता चला इसमें से तो पेट्रोल भी निकल रहा है. कुछ पहाड़ हमने खुदाई की तो उसमें से कोयला भी निकल आया, कुछ मार्बल्स निकल आई. यूं नेचुरल रिसोर्सेस का एक नया बिजनेस हमने शुरू कर दिया. अब ये रिसोर्सेस हम खुद उगा रहे नहीं है, प्लांट नहीं कर रहे, ये नेचर की तरफ से, कुदरत की तरफ से, खुदा पाक की तरफ से गिफ्टेड थे, मौजूद थे. अब जो एंटिटीज इनमें से बिजनेस करने लग गई, इनमें से चीजें निकाल के इस्तेमाल करने लगी, जिस तरह क्रूड ऑयल हमने निकाला और उसमें से हमने बिजली बनानी शुरू कर दी. कोयले को जलाकर हम बिजली बनाने लग गए. यूं हमने बहुत सारे CFC स्प्रे बना दिए, ग्राउंड वाटर को यूज करना शुरू कर दिया. नतीजा कुछ यूं निकला कि विद द पासिंग टाइम क्लाइमेट चेंज होता गया. क्लाइमेट किसको कहते हैं? किसी भी एरिया में उसका टेम्परेचर देखना, रेन्स का होना, उसका विंड के टर्न्स. जब उसको ओवर द पीरियड ऑफ 30 इयर्स स्टडी किया जाता है, तो अगर हम अपने लोकल एरिया को 30 साल के होराइजन पे देखें कि 1996 में हमारी हवाएं कैसी होती थी, गर्म से गर्म टेम्परेचर कितना होता था, सर्द से सर्द टेम्परेचर क्या होता था, कौन से महीने का मौसम क्या होता था, बारिशें कितनी होती थी. तो इस पूरे 30 साल की रीडिंग को 2026 तक अगर हम ले आए, तो इस पूरी रीडिंग्स को जब स्टडी किया जाएगा तो उसको क्लाइमेट कहा जाता है. एंड वी कैन ऑब्जर्व द क्लाइमेट इज चेंजिंग. कि पहले हुकूमत ने क्या कर दिया, 20 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक स्कूल्स ऑफ कर दिए, बोला सर्दियों की छुट्टियां. सर्दियां हो गई 31 के बाद नहीं. अब मजा ये हुआ कि सर्दियां तो तब तक आई ही नहीं. सर्दियों ने तो मजा दिखाया जनवरी में, तो स्कूल्स को तो तब बंद होना चाहिए था. खैर, अब क्या हुआ कि हमें कुछ नेचुरल रिसोर्सेस जिस तरह कोयला है, क्रूड ऑयल है, ग्राउंड वाटर है, हमें हासिल हुए और कुछ कंपनीज ने इनको जारहाना तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. हुआ यूं कि कुछ लोगों ने फिर रियलाइज किया कि हम अपने फाइनेंशियल एडवांटेज की भी वजह से, अपने कमर्शियल एडवांटेज के चक्कर में अपने अर्थ के साथ बहुत कुछ बुरा कर रहे हैं. जिस तरह जमीनों में जब फसलें लगाई जाती हैं तो कुछ बीज और कुछ खादें ऐसी लगाई जाती हैं जो जमीन के लिए ताकतवर होती हैं लेकिन आउटपुट कम देती हैं. हमारे गांव में जब भी कोई शख्स बीमार होता है, बुखार होता है उसको, तो बुखार हालांकि अच्छी चीज है. अच्छी चीज क्या है कि वो इम्यूनिटी है. जब आपको कोई बॉडी में इंफेक्शन हिट करता है और अगर ओरल रास्ते से जा रहा है तो आपके टॉन्सिल्स उसको ब्लॉक कर रहे होते हैं, आपको टॉन्सिल्स का इंफेक्शन होता है, बैड थ्रोट होता है. फिर भी अगर वो दाखिल हुआ जिस्म के अंदर तो वो बुखार
एक इम्यूनिटी क्रिएट करता है, वो फाइट करता है उस इन्फेक्शन से। लेकिन हम बुखार को समझते हैं कि बीमारी होगी। अब कुछ मजदूर तबका वो अफोर्ड नहीं कर सकते रेस्ट करना, हालांकि इसका बेहतर तरीका क्या है कि आप अपनी बॉडी को रेस्ट देंगे। लेकिन जो दिहाड़ी में काम करने वाला बंदा है वो बोला रेस्ट आई कैन नॉट अफोर्ड, मैं इतने दिन गुजारूंगा कैसे। वो जाते हैं किसी डॉक्टर के पास और डॉक्टर को कहते हैं कि कोई ऐसी सुई लगा दो, कोई ऐसी इंजेक्शन लगा दो कि मैं घंटे डेढ़ में तैयार हो जाऊं। अब अगर डॉक्टर उसको एक प्रॉपर मेडिसिन देता है, उसको रेस्ट करने का कहता है, तो पेशेंट कहेगा कि डॉक्टर बेकार है। वो क्या करते हैं, एक लाइफ सेविंग इंजेक्शन है कार्टिसोन, ठक बंदा होके आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट मारता है। ये आपकी लाइफ के लिए बहुत डेंजरस है, लेकिन फिलहाल वक्ती तौर पे आपको क्या हुआ कि इन्फेक्शन खत्म हो गया, एंटीबायोटिक जल्दी दे लेना। तो कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा इन्फेक्शन आता है और एंटीबायोटिक खा लेते हैं, इससे आपकी बॉडी की जो कुव्वत मुदाफत है, इम्यूनिटी है, वो लो होती जाती है। ऐसे ही जमीनों में कुछ ऐसे केमिकल्स लगाए जाते हैं, कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स लगाए जाते हैं, कुछ ऐसे लेबोरेटरी में बनाए गए सीड्स लगाए जाते हैं, जिससे आपका जो फसल आउटपुट आएगा, यील्ड आएगा पर एकड़, वो बहुत ही ज्यादा होगा। लेकिन ये आपकी जमीन के लिए अच्छे नहीं है। ये आपकी जमीन की जो कल्टीवेशन है उसको खत्म कर दे जाता है। जिस तरह कभी हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिम जाते हैं, तो इंस्ट्रक्टर्स कभी कभी क्या कहते हैं कि ये सप्लीमेंट ले लो, ये पाउडर खा लो, उससे क्या होगा, आप एकदम से तैयार हो जाएंगे, आपकी बॉडी ऐसे मसल्स बन जाएंगे, क्या तो आपके सिक्स पैक्स निकल के सामने आ जाएंगे। कभी हाइट इंक्रीजर्स आते हैं कि अगर आपका कद नहीं बढ़ रहा तो ये सप्लीमेंट्स कंज्यूम करें। ये सप्लीमेंट्स, कभी ब्यूटी क्रीम्स में सप्लीमेंट्स आते हैं मर्करी बेस्ड, कि अगर आप ये क्रीम लगाएंगे तो फौरन गोरे हो जाएंगे। जब हम अपने ऊपर किसी नुकसान को भांप लेते हैं तो हम उसको कंज्यूम करना बंद कर देते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे व्हाइट शुगर है, अगर हमें कोई ऐसा तगड़ा सा लेक्चर मिल जाए कि व्हाइट शुगर पॉइजन है, तो बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिया, घरों में शुगर लाना क्विट कर दिया। अब हमें पता चला है कि हम अपने कमर्शियल एडवांटेजेस की वजह से जो अर्थ की तरफ से गिवन रिसोर्सेज हैं, जो टेम्परेचर है, जो पानी का फ्लो है, जो जमीनों की एबिलिटी टू प्रोड्यूस क्रॉप्स है, उन सबको हम अफेक्ट कर रहे हैं। तो अब माहौल गर्म हो गया है। ये बात तो बहुत पुरानी उठी, कोई 1980s में इस बात का मुद्दा उठाया गया था, लेकिन तब कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी, रियलाइजेशन नहीं हो रही थी। लोगों ने कहा चुप कर, बिला वजह की बकवास कर रहा है, और धड़ाधड़ हमने नेचुरल रिसोर्सेस को जारहाना तरीके से कंज्यूम कर लिया। अब हमें होश आया सस्टेनेबिलिटी का। तो सस्टेनेबिलिटी को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो इसको हम कहेंगे टू यूज द रिसोर्सेस। हमें जो भी रिसोर्सेस मौजूद हैं, मयसर हैं, इन सच अ वे, इस तरीके से टू सेव द रिसोर्सेस फॉर forthcoming generations। आपको रिसोर्सेज यूज करने से मना नहीं कर रहे, आप रिसोर्सेज यूज करें। तो यूज द रिसोर्सेज यानी these are the needs of present। इंडियन टीवी चैनल पे एक ऐड आता था, शायद राम वर्मा एक एक्टर है, वो एक लग्जरियस एसयूवी में बैठा होता है, गाड़ी में एसी चिल चल रहा होता है, म्यूजिक लाइट चल रहा होता है, छोटा बेटा साथ होता है, सिग्नल पे गाड़ी खड़ी करता है। उसका बेटा अपने बाप को कहता है कि पापा मैं बड़ा हो गया, एक अच्छी सी साइकिल चलाऊंगा।
तो सरप्राइज होता है कि मैंने इतनी लग्जरीज इसको दी हुई है, इतनी अच्छी गाड़ी दी हुई है, तो और अच्छा सोचो, तुम साइकिल की तरफ जा रहे हो। तो बोला क्यों बेटा साइकिल चलाओगे? तो बोलता है मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगा, पेट्रोल तो आप हमारे लिए बचाओगे नहीं। तो एक मैसेज आता है, वो क्या करता है अपना इग्निशन ऑफ कर देता है और एक मैसेज शो कर रहे होते हैं कि आप रिसोर्सेज को भले यूज करो लेकिन आइंदा आने वाली नस्लों के लिए भी तो कुछ बचाओ, सारा आप ही कंज्यूम कर लोगे क्या? अब हमारे पास टेक्नोलॉजिकली गाड़ी आ गई, इको आइडल गाड़ियां। इको आइडल में क्या होता है, जैसे आप गाड़ी को जीरो करते हैं तो गाड़ी का इंजन बंद हो जाता है, ठीक है, इससे आपका पेट्रोल सेव होता है। तो हमें क्या करना है, अपनी मौजूदा वक्त की जो जरूरतें हैं उनको, रिसोर्सेज को यूज करके फुलफिल करना है, लेकिन कुछ इस अंदाज में, इन सच अ वे कि हम इसको आइंदा आने वाली नस्लें, फोर्थ कमिंग जनरेशंस के लिए भी इसको सेव करके रखें। इम्पैक्ट्स क्या है? क्लाउड बर्स्ट का कोई वर्ड सुना है रिसेंटली? हुआ भी था क्लाउड बर्स्ट। अगर आप अपने वाल साहब से पूछें, दादा हयात हो, क्या है ये सब क्या है, तो वो बोलेगा क्लाउड बर्स्ट मतलब दैट मींस कि उनके टाइम पे ये चीजें नहीं थी, हमारे टाइम पे ये चीजें हैं। व्हाट इज क्लाउड बर्स्ट? कि जब 1 घंटे के अंदर किसी भी एरिया में 100 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश हो जाए तो उसको क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। अच्छा, क्लाउड सीडिंग सुना है? क्लाउड सीडिंग यानी जिस एरिया में बारिश नहीं हो रही होती तो हम अपने जहाजों के थ्रू उन क्लाउड्स के ऊपर एक केमिकल रिलीज करते हैं कि वो रिएक्शन होता है और जिसकी वजह से बारिश होती है। शायद 1.5-2 साल पुरानी बात है कि दुबई में इतनी खतरनाक बारिश हुई थी इस क्लाउड सीडिंग की वजह से कि दुबई मॉल की छतें गिर गई थी। चलान भी तो आप कर रहे हो ना, नेचर के साथ हरकत भी तो आप ही कर रहे हो ना। तो अगर नेचर को अपनी ओरिजिनल ब्यूटी में छोड़ा जाता तो शायद ये रिएक्ट ना करती, लेकिन हम अपने एडवांटेज, अपने शॉर्ट टर्म एडवांटेज के लिए कार्टिजोन लगवा रहे हैं कि मुझे तो ठीक करो, मुझे तो बारिश दो, मुझे तो पानी चाहिए। तो जब नेचर नहीं दे रही है तो इसके पीछे कोई राज हो सकता है, लेकिन क्योंकि अब एक मेजॉरिटी ऐसी है जो कि नेचर को ही खुदा मानती है, वो उसकी प्लानिंग पे डाउट करने लगे हैं। क्या सुनामी सुने? साइक्लोन्स आते हैं, सुनामीज आते हैं, समंदर के अंदर अर्थक्वेक आता है और पानी की लहरें ये रिवर्स आके हमारे मुंह पे मारते हैं और कितना बड़ा डैमेज हो जाता है, शहरों के शहर डूब जाते हैं। तो ये साइक्लोन्स, ये सुनामीज, ये क्लाउड बर्स्ट्स, अर्थक्वेक्स, और नतीजतन आप अगर गांव में रहते हो तो हम गांव में ना जमीन का पानी पी लेते हैं, चलो जो पानी, बोरिंग का पानी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अब वो पानी का TDS थाउजेंड्स पे पहुंच गया और बास जगहों पे पानी खत्म हो गया, वो और गहरा बोर और गहरा बोर और गहरा बोर करते हैं क्योंकि हमने पानी को इतना इस्तेमाल कर लिया कि लोगों के पीने को ही नहीं बचा। क्या इंडिविजुअल्स तो क्या ही नुकसान करेंगे जितना नुकसान कॉर्पोरेट्स करती हैं, कंपनीज करती हैं। भाई आप क्या ही एक चिकन कटवाओगे किसी दुकान पे जाके, लेकिन अगर कोई कैटरर हो शादी हॉल का, वो तो धड़ाधड़ मुर्गियां और बकरे गिराएगा ना, उसकी कंजम्पशन ज्यादा है। इसी तरीके से हमने मशीन्स का यूज किया और मशीन्स ने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया धुआं, एयर पोल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दी। अब सिलसिला क्या हुआ? नेचर जो अर्थ में मिली है, देयर इज अ सन, आपका गोला है खतरनाक, वी हैव ऑल स्टडीड दिस सोलर सिस्टम। हमें पता है कि ये सनलाइट अगर एज इट इज अर्थ में एंटर हो जाए तो हम अर्थ पे नहीं एग्जिस्ट कर सकते। सो वी आर प्रोटेक्टेड बाय अ लेयर, वी कॉल इट ओजोन। देन एट द प्लेटू, एट द टॉप ऑफ दिस अर्थ वी हैव गॉट ग्लेशियर्स, और पूरे स्नोफॉल की वजह से ये बर्फ में ढके हुए पहाड़ हैं। जैसे वो सनलाइट अर्थ के अंदर एंटर होने की कोशिश करती है तो वो एज इट इज एंटर नहीं होती, वो इन ग्लेशियर से टकराती है
और वापस पलट जाती है। सही। अब हमने क्या किया, अर्थ में यहां से नीचे से भी ना हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर दी। जितनी भी गाड़ियां चलती हैं, इंजन है, इंजन ऑलवेज प्रोड्यूसेस हीट। मशीन्स का आपने शुरू में साइंस में भी पढ़ा होगा कि जो भी मशीन आप चलाओगे वो मशीन हमेशा हीट प्रोड्यूस करेगी। तो गाड़ियों को आपने साइलेंसर तो दे दिया, रेडिएटर तो दे दिया, लेकिन हीट तो प्रोड्यूस हो रही है ना। एसी चला दिया आपने, एंड विद एसी इनर कम्स एन आउटर, और आउटर क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमने बनाई है, जितनी भी साइंस ने चीजें बनाई है, वो सब हीट प्रोड्यूस कर रही है। अब अर्थ को इंटरनली खुद से भी हीट मिल रही है, और सोलर सन भी उसको हीट दे रहा है। नतीजतन जो ग्लेशियर्स हैं उनको हीट ज्यादा मिल रही है, और उनकी जो मेल्टिंग स्पीड है वो फास्ट होती है। अब पानी जब इतनी रफ्तार से नीचे आता है तो आपके पास अक्सर रिजर्वर्स इतने ज्यादा नहीं होते, डैम्स इतने ज्यादा नहीं होते कि आप इन पानी को रोक सको। फिर पानी तो अपना रास्ता बनाएगा, और फिर आता है सैलाब, फ्लड्स। वो गांव के गांव लपेटे में आ जाते हैं, वो फसलें की फसलें लपेटे में आ जाती हैं। इतना ज्यादा पानी नीचे की तरफ आना शुरू होता है कि आपके समंदर भी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। स्पेशली जब 14th की रात होती है, चांदनी, तो हमारा अर्थ का डायरेक्शन ऐसा होता है कि समंदर पानी नहीं ले रहा होता। ये सारा सिस्टम डिस्टर्ब हुआ है, एंड दिस इज व्हाट वी रेफर एज क्लाइमेट चेंज। और किया किसने? हमने। उसके अलावा एक आपने साइंस में शुरू में एक चीज पढ़ी होगी, हैबिटेट। व्हाट इज हैबिटेट? लिविंग एनवायरनमेंट। हर किसी का अपना अपना, फिशेस का लिविंग एनवायरनमेंट अलग है, पोलर बियर्स का अलग है, मंकीज का अलग है। लेकिन हमने क्या कर दिया? डिफोरेस्टेशन कर दी, अर्बनाइजेशन। जंगलात काटते गए, दरख्त काटते गए, और हम शहर के शहर आबाद करते गए। तो जहां भी हाउसिंग सोसाइटी बनाते हैं वहां सारी ग्रीनरी खत्म कर दी जाती है, और हम रोड्स बना देते हैं। इतनी लिविंग अपनी इजी करने के लिए हमने काफी हैबिटेट्स, बैरियर टाउन कराची से बड़ा फ्रीक्वेंटली रिपोर्ट्स आती हैं, अक्सर सांप आके हमारे घरों में बैठ गया, फॉक्सेस, और कहते हैं इनको मार कैसे सकते हैं, किसी को कंप्लेंट करो कि इनको मार के ले जाए, तो कुछ लोग कहते हैं यार वो आपके घर में नहीं आए, आप उनके घर पे गए, जगह उनकी थी रहने की। लेकिन क्योंकि हम इंसान हैं, तो मतलब क्या इतनी अथॉरिटी और पावर हमारे पास है कि हम किसी को भी भगा सकते हैं, हम किसी की भी जगह पे जाके रहने लग जाएंगे? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली द नेचर इज बीइंग डिस्टर्ब्ड। भले वो बेजुबान है, वो कुछ कह नहीं सकते, आप गोली मार दो वो कुछ नहीं कह सकते, मर जाएंगे चुपचाप। लेकिन नेचर कहीं, वो पैरिटी जो है ना, वो बराबरी, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब जरूर हुई है। एंड अब नेचर पर आपको बता भी रही है वापसी में, एंड वी आर सरप्राइज्ड कि यार पहले तो नहीं सुनने को मिलती थी ये बातें, कि सैलाब आ जाए, कि अर्थक्वेक्स आ जाए, कि सुनामीज आ जाए, कि क्लाउड बर्स्ट आ जाए, कि हैदराबाद के एरिया में झालाबारी हो जाए। गोरख हिल स्टेशन पे मैं कहता हूं कोई 30-35 साल के बाद फिर इस बार बर्फबारी हुई है, और हमारे रीजन में भी कोई 3-4 साल पहले ओले गिरे थे, और अगर अभी कल परसों फिर बारिश एक्सपेक्टेड है, 17 फरवरी 18 फरवरी पे फिर बारिश एक्सपेक्टेड है। अगर तूफानी हवाएं आ गई, अभी हमारी गंदम तकरीबन तैयार है, और अगर तेज तूफानी हवाएं आ गई तो ये खड़ी खड़ी गंदम को लिटा देगी। एक वक्त ऐसा था, लोगों ने तरबूज लगाए हुए थे शानदार, और ओले गिरे, सीधे तरबूजों को हिट मारा। अगर खुदा ना खास्ता ज़्यादाबारी हुई और आपने जितने सोलर सिस्टम लगाए हुए हैं, वो अभी तो था हमारे पास साइड एरिया और कोटड़ी साइड पे लोगों की गाड़ियों की विंड स्क्रीन टूटी थी, लोगों के सोलर पैनल्स टूट गए थे। और अगर ये खुदा ना खास्ता मास लेवल पे गया इन नियर फ्यूचर, सो अब हमें डर लगने लगा है कि कयामत करीब आ रही है। चिरांदें कुछ हमारी ही हैं। खैर, अब क्या हुआ, जो यूनाइटेड नेशंस के इजलास होते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इजलास होते हैं, तो उस पे अब बड़े बड़े कंट्रीज के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, वो भी अब इस बात पे बात करने लगे हैं। पहले तो ऐसा था ना कुत्ता भौंक रहा है, लेकिन अब विंटर इज कमिंग,
अब मसला आ गया है, हमारे घर पे पहुंच गया, दहलीज पे पहुंच गया। तो तब तक हमें लग रहा था कि ये कोई बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन अब ये क्लाइमेट हमें दिखा रहा है चीजें। नतीजतन अब IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड को भी इस बात पर जलील किया गया कि तुमने सिर्फ IFRS बनाने, बस तुम ये बताओ कि कंपनी का रेवेन्यू कितना है, खर्चे कितने, प्रॉफिट कितने, एसेट्स कितने, लायबिलिटीज कितने, कंपनी क्या काला मुंह कर रही है वो नहीं बताना। तो कंपनी क्लाइमेट को कितना डिटोरेट कर रही है वो ना बताए, वो डिस्क्लोज ना करे, उसके ऊपर तुम कुछ नहीं बोलना, तुम सिर्फ बोलना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दो। तो अब IASB ने भी अपने स्टैंडर्ड्स डेवलप कर दिए हैं, सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स। अब तक 2 आ चुके हैं, और अब कंपनीज के ऊपर लाजिम है कि आप सिर्फ अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नहीं दिखाओगे, बल्कि एनवायरनमेंट के हवाले से बास जगहों पे एरियाज अब अनब्रीदेबल हो गए। नया स्टैंडर्ड निकाला गया, आपने और मैंने तो आंखों से देखा, हमारे बड़ों को नहीं पता होगा, AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, कि जिस एरिया में हम रह रहे हैं वहां की एयर क्वालिटी कैसी है। और सबसे जो गंदे में गंदी एयर क्वालिटी दुनिया में आई है वो मुंबई की आई है, और दूसरी लाहौर की आई है, उसके बाद कराची की आई है। तो कुछ एरियाज की जो एयर क्वालिटी है वो ब्रीदेबल है, हेल्दी है, और बास एरिया की एयर क्वालिटी वो कहते हैं कि शायद आप एक बार जब सांस ले रहे हो 2 सिगरेट खींच रहे हो, आपके लंग्स को इतना डैमेज कर रही है। फिर ये डायलिसिस, लंग्स खत्म हो जाना, इसमें मे भी आपका कोई कसूर नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने जिंदगी में कभी सिगरेट नहीं पी, मेरे लंग्स कैसे खत्म हुए? बिकॉज जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं वो पोल्यूटेड है। अब क्या आता है, देयर आर सम रिचेस जो मसले का हल, मसला क्रिएट भी करते हैं और फिर मसले का हल भी निकाल देते हैं। पिस्ता कौन है? अब गरीब आ गया, जो देख भी रहा है कि मेरे साथ मसला हो रहा है, मुझे क्लीन वाटर पे एक्सेस नहीं मिल रहा। अमीर का क्या है, आरओ प्लांट बना देगा, गंदे पानी को साफ करके पी लेगा, उसके लिए तो ओके हो जाएगा, TDS मेजर कर लेगा। लेकिन जो ग्राउंड वाटर पे ही अपना गुजारा कर रहा है, जो जमीन के पानी पे ही अपना गुजारा कर रहा है, जब आप उसको बताओगे भी कि तुम जहर पी रहे हो, 1200 TDS का पानी पी रहे हो, क्या करेगा? वही पिएगा। TDS क्या होता है? अगर उसको बता भी दिया जाए, उसको एजुकेट किया भी जाए, तो वो जाएगा कहां? वो तो आरओ प्लांट नहीं अफोर्ड कर सकता। तो अब हम ये देख रहे हैं कि अगर अनब्रीदेबल एरियाज हैं तो बास जगहों पे बाकायदा ऑक्सीजन हाउसेस एंड ऑक्सीजन रूम्स बनाए जा रहे हैं कि उन एरियाज में आर्टिफिशियली ऑक्सीजन रिलीज की जाती है ताकि वो लोग सांस ले सकें। और अब हम कह रहे हैं कि दरख्तों को काटो मत, नए लगाओ। अब हम कभी किसी जगह की इनॉग्रेशन करते हैं ना तो रिबन नहीं काटते, दरख्त लगा देते हैं, लेकिन आपको बड़ी क्वांटिटी में चाहिए। तो जो डिफॉरेस्टेशन हम करते आए, हमने जो शहर आबाद कर दिए, दरख्तों को खत्म कर दिया, ग्रीनरी को खत्म कर दिया, अब पता चल रहा है कि तो वापस मेरे लिए ही मसला हो रहा है। अब कंपनीज ने इंश्योर करनी है सस्टेनेबिलिटी, और इदारों के ऊपर भी बड़ा प्रेशर है। अब वो इदारा जो सस्टेनेबिलिटी को वैल्यू नहीं देता, अब आप उसे बाइकआउट कर सकती है। मिसाल, कल तक हम भी शायद चिप्स खा के रैपर बाहर फेंक देते थे, लेकिन जब हमारे पास सिर्फ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी आई और देखा गया झाड़ू लगा रहे हैं, सफाई है, ऑटोबान रोड बन गया, साफ सुथरा रोड है। अब जब आप देखते हो कि सारा रोड साफ है, तो वहां एक शॉपर फेंकते हुए आप कहीं ना कहीं रुकोगे जरूर, क्या नहीं साफ है। अगर कचरे का ढेर लगा हुआ है तो आप कितने ही एजुकेटेड बंदे हो, लेकिन एक थैली आप भी फेंक दोगे उस कचरे में। अब क्या हुआ है कि एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस, सारी कंपनीज अब सस्टेनेबिलिटी इंश्योर कर रही है। ऐसे में अगर आपकी कंपनी नहीं करेगी, शर्म तो आती होगी। ताजा एग्जांपल देता हूं, बातें चल पड़ी कि पाकिस्तान के थर में क्या तो कोयला है, क्या तो कोयला, इतना कोयला है कि निकाल निकाल के थक जाओ, अगले 100 साल तक बिजली बना के बेचो, खुद भी इस्तेमाल करो, 1 सेकंड के लिए पाकिस्तान में लोड शेडिंग नहीं होगी, इतना कोयला है। बातें की बातें की बातें की, कोई 20-25 साल के बाद बिलाकर एक ऐसी हुकूमत आई, उसने कहा अच्छा निकाल लेते हैं।
तो हमने इस्लाम कोर्ट से, थर से कोल माइनिंग स्टार्ट की। सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, चाइना से इंजीनियर्स लाए, उन्होंने खुदाई शुरू की और वाकई में कोयला ही कोयला। मीनवाइल हमने जामशोरों में 660 मेगावाट के 2 पावर प्लांट्स लगवाए। वर्ल्ड बैंक को हमने कहा कि हमें इसके लिए फंडिंग चाहिए, कोई $1.25 अरब डॉलर्स की या $1.05 बिलियन डॉलर्स की हमें एक प्लांट के लिए फंडिंग चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा तुम पहले एक पे काम करो, फिर दूसरे को देखते हैं। अब जामशोरों में एक पावर प्लांट लगाया गया 660 मेगावाट्स का। इसके लिए कोयला कहां से आएगा? थर से आएगा। तो एक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा जो कि थर से लेकर जामशोरों तक कोयला लेके आएगा। हमने फेजेस में इसको कंप्लीट किया और एक पावर प्लांट अब जाके मुकम्मल हुआ है। अब हमने वर्ल्ड बैंक की तरफ फिर मुड़ के देखा, जानी अब दूसरे के लिए पैसे। और वर्ल्ड बैंक ने पूछा क्या करोगे मेरे पैसों से? हमने कहा कि हम ये पावर प्लांट लगाएंगे। और उसने पूछा कि पावर प्लांट के लिए ईंधन क्या है, एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? हमने कहा कोयला। बोला भाई ये हाथ देख, कोयले से बिजली बनाना हमने बंद कर दिया। बोला आप नहीं बनाओ, हम बनाएंगे। बोला हमने उनको सपोर्ट करना भी बंद कर दिया। अब जो लोग कोयले से बिजली बनाएंगे हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे, हमारे लिए हराम है उनके साथ फंडिंग करना भी। तो तुम्हें मार्कअप दूंगा, नहीं चाहिए, मुझे भी तो आखिरत में जवाब देना है। अब इनको सेंस आ गया कि कोयले से शायद सस्ते से सस्ती बिजली बनाई जा सकती है, लेकिन आज की बिजली बना के हम आइंदा आने वाली नस्लों का जीना हराम कर दें, ऐसा काम हम नहीं करते। और लिटरली वर्ल्ड बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कैटेगोरिकली मना कर दिया कि फॉसिल फ्यूल से जो बिजली बनती है, किसी चीज को जला के जो बिजली बनाई जाती है, हम ऐसे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस नहीं करते, हम ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट ही नहीं करते। और अगर आपकी कंपनी कोई एक्सीलेंट बिजनेस प्लान लेके आ जाए जिससे आपका जो प्रॉफिट है, आरओआई है, मे बी 70% आरओआई पर एनम, और आप इन्वेस्टर को बोलो 2 साल में तुम्हारे पैसे बाहर, शेयर प्राइस में देखो आसमान को पहुंच जाएगी, इन्वेस्टर बोलेगा नहीं चाहिए ऐसे पैसे, क्योंकि पैसा अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबिलिटी। बिकॉज हर इंसान की अपनी कुछ वैल्यूज होती है। मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं कि अगर मैं आपको कोई लिजिट, लीगल, स्टैम्प पेपर पे बाकायदा एक बिजनेस प्लान दूं जिसमें आप अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करो और आपको उस पे हर महीने 12% रिटर्न मिलेगा फॉर श्योर, कोई इसमें स्कैम नहीं है, कोई इलीगल चीज नहीं है, एंड यू आर कन्विंस्ड, बाय द एंड मैं आपको बताता हूं कि जिस कंपनी में पैसे लगाए जाएंगे वो कंपनी इजरायली है, तो मे भी हम में से कुछ लोग कदम पीछे कर रहे हैं कि नहीं चाहिए। क्यों? पैसे नहीं चाहिए। अब उनके पैसे तो चाहिए लेकिन इनसे नहीं चाहिए। जिस तरह आजकल हम इंडिया पाकिस्तान टेंशंस को भी देख रहे हैं, क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, हारे तो बुरे तरीके से उसका मसला नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्समैनशिप होती है, गेम होता है। आप एक दूसरे को देख के कोई स्माइल तो करो, टॉस हो रही है, दोनों की शगरे 12 बज रहे, मजा ही नहीं आ रहा क्रिकेट देखने में, कोई राइवलरी नहीं है, कोई टसल ही नहीं हो रही है, तो एक दूसरे से हाथ बनाने को तैयार नहीं है, तो क्या हुआ? स्पोर्ट्समैनशिप खत्म हुई। अब जितनी भी कंपनीज हैं, जितने भी एनजीओज हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी इदारे हैं, उन सब के ऊपर डंडा तेज हो गया है कि आपने सस्टेनेबिलिटी को टॉप करना है। क्या आईकैप आज भी पेपर को यूज कर रहा है? यस, कागज का इस्तेमाल है। अच्छा, आपकी बुक्स मैन्युअली आ रही है, प्रिंटेड नहीं आ रही है, आईकैप नहीं दे रहा, आप खुद प्रिंट करवा रहे हो, लेकिन जो आईकैप की बुक्स है वो पीडीएफ फॉर्मेट में है। और अगर आप इमाइल बुक जो उसका ऑथर है उसको आप पढ़े तो वो वाज़ेह तौर पे कहते हैं कि हम प्रिंटिंग को सपोर्ट नहीं करते। और आईकैप की तरफ से जब भी ईमेल आती है उसके सिग्नेचर के बॉटम में लिखा होता है कि डू नॉट प्रिंट अंटिल नेसेसरी, कि मैं जो भी आपसे करस्पॉन्डेंस कर रहा हूं उसको कागज पे मत करो, डिजिटल हो जाओ, पेपर का यूज खत्म कर दो, बिकॉज पेपर अल्टीमेटली ट्री से ही बनाया जाता है। तो कहीं भी इसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स। फुटप्रिंट्स का मकसद समझते हैं ना?
कि मेरे कदमों का निशान है, ये मेरी छाप छोड़ी हुई है। जब हमारे रोड रास्ते पक्के नहीं होते थे तो चोर को पकड़ना बड़ा आसान होता था, क्योंकि उसके फुटप्रिंट्स, पैरों को पकड़ा जाता था कि इस तरफ गया है। अब जब रोड्स कारपेटेड है तो आप पकड़ नहीं सकते कि किस तरफ गया है। वैसे ही एनवायरनमेंट के ऊपर हमारी एक छाप होती है। तो आपने आज तक जिंदगी में अपनी कार और अपनी बाइक में जितना भी पेट्रोल बर्न किया है, वो पेट्रोल कहां गया? वो एनवायरनमेंट में इवेपोरेट हो गया। कैन यू ब्रिंग दैट बैक नाउ? दिस इज व्हाट वी रेफर एज सस्टेनेबिलिटी। और अब आईकैप के ऊपर भी इस बात की सख्ती है कि वो विद पासिंग टाइम सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करता जाएगा। बाकी दुनिया की जितनी भी अच्छी बड़ी क्वालिफिकेशंस हैं, उन्होंने अपने एग्जाम सीबीईज पे कर दिए हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स कर दिए हैं। आईकैप ने पीआरसी कर दिया और सीफैब लेवल सीबीईज। अब हमें कैफ को भी सीबीईज करना है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स करना है, ताकि आप पेपर को इस्तेमाल नहीं करेंगे। एंड इट्स नॉट जस्ट पेपर, आपका भी रजिस्ट्रेशन कार्ड आता है प्लास्टिक वाला, ये भी खत्म हो जाएगा। बिकॉज प्लास्टिक, अब इसमें कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो रिसाइकलेबल रिसोर्सेज होते हैं, और कुछ रिसोर्सेज रिसाइकल नहीं हो सकते, उनको अल्टीमेटली जलना होता है। प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा सकता है? नो, प्लास्टिक इज नॉट रिसाइकलेबल। अभी आप अगर आप चेजअप पे जाएं, किसी बड़े सुपर स्टोर पे जाएं, तो आपको थैलियां देते हैं, पॉलिथीन बैग्स नहीं, अलाउड नहीं, क्योंकि प्लास्टिक है ना। ये अल्टीमेटली आप क्या करोगे? कचरे में फेंकोगे और कचरे को आग लगाई जाएगी। तो चेज वैल्यू या बाटा या चेजअप या किसी भी बड़े स्टोर पे आप जाओगे, वो आपको पॉलिथीन बैग देगा ही नहीं। हाँ, एक आपको ऑप्शन देता है फैब्रिक शॉपर खरीदने की, कपड़े की शॉपर आप हमसे खरीद दो, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, उसमें लिखा भी होता है कि नेक्स्ट टाइम जब आप शॉपिंग के लिए आओ तो मेहरबानी करके इसको अपने साथ लेके आना। हम चाहते हैं कि आप इसी को रीयूज करते रहो, तो उसको हम कहते हैं रिसाइकलेबल, रीयूजेबल। और कुछ चीजें ऐसी होती जो रीयूज नहीं होती। तो एक वक्त में जब सीडीज और डीवीडीज होती थी, तो वो सीडी प्लास्टिक की बनाई जाती थी। जब सीडी पे स्क्रैचेस आ जाते थे, जब सीडी इस्तेमाल हो जाती थी, फिर हम उसको फेंक देते थे। और अब हम आ गए क्लाउड पे। अब हमारा डेटा किसी भी डिवाइस के अंदर, ना हम यूएसबी अब यूज करते हैं, ना सीडीज और डीवीडीज यूज करते हैं, ना कैसेट्स, ना फ्लॉपीज। ये सब चीजें विद द पासिंग टाइम हो रही हैं, और सबके पीछे रीजन क्या है? सस्टेनेबिलिटी। एंड अब अगर कोई चाहता है कि आप छोड़, जिनका काम वो देखेंगे, अब ऐसा नहीं, अब हर किसी का काम है, हर इदारे का, प्रोफेशनल अकाउंटेंट को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, सबको पता होना चाहिए कि सस्टेनेबिलिटी किस बला का नाम है। एसीसी एक वक्त में हमें मैगजीन्स भेजा करता था, रजिस्ट्रेशन कार्ड आते थे, हमारे एग्जाम्स मैनुअल होते थे। एक झटके से सब गायब कर दिया, ना रजिस्ट्रेशन कार्ड, ना मैगजीन्स, ना हमारे पेपर्स मैनुअल होते थे, मतलब सीवीज पे कर दिए। इनको ठीक ठाक बचत हुई इस बात से, बट उन्होंने इस बात को जस्टिफाई किया वाया ईमेल्स कि हम आपको जो रजिस्टर मैगजीन भेजते हैं वो पेपर पे प्रिंट होता है, उसकी जो इंक है वो भी फॉसिल फ्यूल से बनाई जाती है। फिर हम सिंगापुर से पूरी दुनिया 170 कंट्रीज के अंदर इन मैगजीन्स को भेजते हैं, कुरियर करते हैं। वो जो एयर जाती है, बाय एयर फ्लाइट जाती है, वो भी फ्यूल बर्न करती है। और एक साल में उन्होंने पूरा डेटा हमें बताया था कि हम कितना पेपर यूज करते हैं, कितनी इंक यूज करते हैं, कितनी बार फ्लाइट्स जाती हैं, और कितना पेट्रोल हमारी वजह से बर्न होता है। एंड दिस इज अ एनवायरमेंटल फुटप्रिंट, एंड दिस इज द लॉस दैट वी आर कॉजिंग टू द एनवायरमेंट। इस वजह से हम आपको मैगजीन्स अब डिजिटल कर रहे हैं। तो आप accglobal.com/sa पे जाओगे, स्टूडेंट अकाउंटेंट पे, आपको सारे मैगजीन्स वहीं मिल जाएंगे, और पहले से भी बेहतर फॉर्मेट में मिल जाएंगे। कागज का यूज खत्म, ट्रांसपोर्टेशन खत्म, प्रिंटिंग खत्म। कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स एसीसी ने बचा लिए होंगे इस काम से, और बुरा भी नहीं हुआ। इसी तरीके से अब एग्जाम्स, पहले एसीसी के एग्जाम्स होते थे सेंटर्स पे, हम बाकायदा उन पेपर्स पे लिखते थे, फिर उनको पैक किया जाता था, उनको बॉक्स में डाला जाता था, फिर उसको ग्लासगो भेजा जाता था। कुरियर कॉस्ट अगेन आ गई। जो एग्जाम पेपर्स आते थे वो भी वहां से, यूके से आते थे, और जो आंसर शीट से वो वापस यूके जाती थी, और पेपर का बाद में वो करेंगे क्या? अब हमारे एग्जाम्स कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। अब एग्जाम पेपर कहां से आता है? डायरेक्ट ईमेल पे। वही सिस्टम पे जैसे हम रेडी करेंगे, 3.5 घंटे 3 घंटे शुरू हो जाएंगे, और यहां हमारा पेपर सामने है।
वही हम टाइप करते एक्सेल पे जा रहे हैं, सबमिट करते जा रहे हैं, इसी से वो पहुंचता जा रहा है, मार्किंग भी वही होगी, कहीं रखे भी नहीं जाएंगे पेपर्स। कितना फायदा होगा और बुरे भी नहीं बने। दिस इज ऑल वी व्हाट वी रेफर एज सस्टेनेबिलिटी। चैप्टर को गो थ्रू करें। चैप्टर में से पता नहीं क्यों बिना वजह की हिस्ट्री डाल दी है कि इस बात को शुरू किसने किया था और बाद में कहां पहुंची, तो हम क्विकली इसको गो थ्रू कर लेते हैं। सर एग्जाम में हिस्ट्री वगैरह पूछ सकता है ये नहीं, मेक्स नो सेंस, बिकॉज हम कोई पाकिस्तान स्टडीज या सोशल स्टडीज या वो चीजें पढ़ रहे नहीं है, तो मेक्स नो सेंस कि वो हमसे हिस्ट्री पूछे कि कौन से ऑथर ने ये मुद्दा उठाया था। ओके, says in 1713 Karlowitz, a German author, first time introduced the term. पढ़ सकते हो इसको? It's Nachol-Titschke. Nachol-Titschke. And इसका मकसद था sustainability. To address the environmental degradation due to excessive exploitation of natural resources by mining and timber industries. हम फर्नीचर यूज करते थे किसका? लकड़ी का। वो लकड़ी कहां से आती थी? फॉरेस्ट से, दरख्तों से। तो दरख्तों को काटते थे अपनी लग्जरीज के लिए। तो 1713 में जाके इसने हाईलाइट किया था कि जो माइनिंग इंडस्ट्रीज हैं, माइनिंग आप समझते हो, जो खुदाई करती हैं और जमीन के जेर जमीन जो भी मिनरल्स हैं, कोयला है, ऑयल है, वो निकालते थे। तो क्या जो भी माइनिंग इंडस्ट्रीज हैं और जो टिम्बर इंडस्ट्रीज हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सेसिव यूज कर रही हैं, जो कि हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। सो ही एडवोकेटेड फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज मैनेजमेंट इन फॉरेस्ट्री ड्यू टू क्रिटिकल रोल ऑफ वुड फॉर एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट। इसने तभी कहा था कि थोड़ा एहतियात करो और इनको रेगुलराइज करो कि कहीं ये ज्यादा नुकसान ना कर जाए। खैर, आगे आते हैं डेफिनेशंस पर। There are many different definitions of sustainability depending on the context. एक रिपोर्ट आई थी, one of the most well-known definitions comes from the Brundtland report. ये दी गई थी 1987 में। क्या इसने डिफाइन किया? Says sustainable development is the development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their, जो कि हमने इसको सिंप्लीफाई किया कि रिसोर्सेज को, आज की नीड्स को भले पूरा करो, लेकिन आइंदा आने वाली जनरेशंस की एबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज मत करो। अच्छा, अब इसमें कुछ सवाल उठे। पहला, व्हाट आर द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट? एंड पीपल हैव डिफरेंट व्यूज अबाउट व्हाट इज एसेंशियल टुडे। बहस खुलती है आजकल। एक हिंदुइज्म में कॉन्सेप्ट चला था वेजिटेरियंस का, जो कॉन्सेप्ट कहता था कि हम किसी भी लिविंग थिंग को, जो जानदार बाकायदा सांस लेती हुई, बढ़ती हुई, देखती हुई दिख रही है, हम अपना पेट भरने के लिए उनको क्यों काटें? तो वहां पे फिश को कंज्यूम करना, चिकन को कंज्यूम करना, मीट मटन को कंज्यूम करना बैंड था। और आज के दौर में एक कॉन्सेप्ट उठ पड़ा है वीगन्स का। रिमेंबर, वेजिटेरियन इज डिफरेंट फ्रॉम वीगन्स। मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स और बड़े जितने भी लोग हैं वो वीगन्स हैं। और मे भी हमारे स्टूडेंट्स में से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं हम भी वीगन हैं। यूएस के ज्यादातर लोग वीगन्स होते हैं। भाई क्या है वीगन? वो यही बात करते हैं कि हम किसी भी जानदार चीज को क्यों मारें, और जिन रिसोर्सेज पे इन जानदारों का हक है वो भी हम नहीं, वो डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं खाते, वो दूध भी नहीं पीते, अंडे नहीं खाते, क्योंकि वो कहते हैं कि अंडा एक लाइफ है और मिल्क कंजम्पशन उस बछड़े का हक था। हम क्यों पी जाए बीच में से अपनी प्रोटीन्स और कैल्शियम नीड को पूरा करने के लिए? डिबेट चल सकती है बहुत बड़े लेवल पे, बट कहने का मकसद है कि बहुत सारे लोग इस बात को अडॉप्ट कर रहे हैं, और जब वो बिलियनियर्स और बड़े लेवल पे पहुंच जाते हैं, वो तो पहली फुर्सत में ये काम करते हैं कि वो वीगन्स हो जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आज की जरूरतें हैं क्या? तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमने बिला वजह अपनी लग्जरीज को एसेंशियल्स बना दिया है। किसी घर में वाईफाई ना हो तो वैसा तो मसला नहीं होना चाहिए था,
लेकिन हम हमारे लिए वो जो वाईफाई है, इंटरनेट है, ऑक्सीजन बन वो अब नेसेसिटी बन गई है। तो पहले कुछ चीजें होती थी, लग्जरीज होती थी कि नहीं भी हो तो क्या है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग व्यूज हैं कि आपकी नीड्स क्या है। अगर कोई इस बात को कहता है, फिर कहता है कि फिर कैल्शियम पूरी कैसे करेंगे, फिर वाइटामिन पूरे कैसे आएंगे, फिर हम कमजोर हो जाएंगे, फिर हम मर जाएंगे। तो अलग बहस है। ऐसे तो फिर आप प्लांट्स को भी नहीं खाओ, वो भी जानदार है, अलग बहस है। दूसरा सवाल था, हाउ कैन वी नो द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। हमें क्या पता उनके फ्यूचर लाइफस्टाइल्स क्या होंगे, उनके पास क्या टेक्नोलॉजी होगी और उनकी वैल्यूज क्या होंगी। व्हाट टाइम फ्रेम शुड बी कंसिडर, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर में गैप कितना है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 10 सदियां। तो हम प्रेजेंट और फ्यूचर को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एंड व्हाट डिफाइंस द नीड्स, लाइक शुड सस्टेनेबिलिटी बी मेजर्ड ग्लोबली और विद इन स्पेसिफिक कंट्रीज और रीजन्स। कहीं ऐसा ना हो कि हम पाकिस्तान में बचत करते रह जाएं और बाकी दुनिया इन रिसोर्सेज का बेड़ा गर्क कर दे। ये केस हमने बड़ा अच्छा प्रेजेंट किया था। आज से जब 3-4 साल पहले पाकिस्तान में बड़े लेवल का सैलाब आया था और हमारा एक बहुत वेल नोन सिटी KN शाह, खैरपुर नाथन शाह भी इसकी जद में आ गया था और कश्तियां चल रही थी, लोगों के घर टूट गए थे, तो उनकी लाइफ बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब हुई थी। पाकिस्तान पूरा डूबा हुआ था। शहबाज शरीफ की टेम्पररी हुकूमत थी, PDM वाली उस वक्त। तो यूनाइटेड नेशन से एक बंदा आया था, उसको हमने कहा कि यार बड़ा नुकसान हो गया। तो हेलीकॉप्टर में बिठा के उसको पूरा पाकिस्तान का सफर करवाया गया और रो पड़ा बेचारा। जब वापस गया तो यूनाइटेड नेशंस में जाके सब कुछ ने झोलियां फैला के कहा कि यार पाकिस्तान का कुछ करो। और बिलावल भुट्टो, हमारे हजार इख्तलाफात, लेकिन जब उसने स्पीच की ना, रुला दिया। इंग्लिश तो उसकी ग्रिप में है। उन्होंने ये केस प्रेजेंट किया कि कर आप रहे हो, भर हम रहे हो। जो पुअर कंट्रीज है ना, आप हमें हमारे मार रहे हो। ये जितना भी कमर्शियल एडवांटेज है वो सब आप लोगों ने लिया है। क्लाइमेट के साथ छेड़छाड़ आपने की है और नुकसान हमारा हो रहा है। आपका तो बजट इतना बिलियन और ट्रिलियन ऑफ डॉलर की इकोनॉमी हो, आप तो संभाल लेते हो, हम कहां से संभालें। अगर हमारे पास एक सैलाब आ गया तो हमारा 3 साल का बजट उड़ा के ले जाता है। अगर हम उसको ठीक करने लगे तो हम कहां से लाएंगे पैसे। फिर हर एक कंट्री ने अश्कबार होके प्लीज किया कि हम पाकिस्तान को इतने यूरोस, इतने पाउंड्स, इतने डॉलर्स, कोई लमसम 10 बिलियन डॉलर्स की फंडिंग हो गई थी पाकिस्तान के लिए, प्लीजिंग्स कि हम आपको दे दें पैसे। एंड वी एडमिट कि गलती हमारी है, गलत हमने किया है, एनवायरमेंट को छेड़ा हमने है। फिर ओके, सो हम इसको मेजर कैसे करें कि पूरी दुनिया को इंपैक्ट करेगी या किसी खास कंट्री को या खास इलाके को, इसके ऊपर कुछ सवाल उठ रहे हैं। खैर, उसके बाद एक और व्यू आया था रिगार्डिंग सस्टेनेबिलिटी। एक एल्किंग्सन्स, ये 1997 में है, who introduced the concept of the triple bottom line, and he argued that sustainability involves balancing 3 areas. पहला, economic prosperity जरूरी है, environmental protection जरूरी है, and social equity जरूरी है। इसको हम कहते हैं people, planet and profit, ट्रिपल P। इसमें जो सोशल इक्विटी है वो पीपल है, environmental protection is planet, and economic prosperity is profits. पाकिस्तान में जब कोविड आया था, इमरान खान was the प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। खान साहब का व्यू था कि हम लॉकडाउन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो लोगों ने कहा तुम्हें बिठाया किसने प्राइम मिनिस्टर की सीट पे, कैसी बातें करो, लोग मर जाए। तो खान साहब कहते थे कि लोग कोरोना से तो शायद मरे ना मरे, लेकिन दिहाड़ीदार लोग हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। अगर उनके घर पे पैसा नहीं आएगा ना तो माशी बदहाली से जरूर मर जाएंगे, भूख के मारे जरूर मर जाएंगे। लॉकडाउन नहीं लग सकता। यहां हमारे CM मुराद अली शाह, ऑटोनॉमी थी, क्योंकि अब हमारे पास CM का पावर PM से भी ज्यादा है।
तो सीएम ने क्या कर दिया, सिंध भर में इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट बंद, डेयरीज बंद, मेडिकल स्टोर बस खुला छोड़ेंगे, रेस्टोरेंट्स बंद, तंदूर वाले बंद, लॉकडाउन लगा दिया था। अब दो अलग अलग व्यूज थे, एक ये कह रहे थे कि हेल्थ जरूरी है और दूसरा ये कहता है कि पैसा जरूरी है तो दोनों जरूरी है। और खान साहब की ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड थी कि अगर दिहाड़ीदार लोगों को आज की दिहाड़ी नहीं लगेगी, पैसा उनके पास नहीं होगा, तो कोरोना तो उनको क्या ही मारेगा, भूख मार देगी। वी कैन नॉट अफोर्ड लॉकडाउन। तो इसने ट्रिपल बॉटम लाइन के ऊपर बात की। So the United Nations in 2005 also emphasized that sustainability means balancing environment भी जरूरी है, social values भी जरूरी है, and economic needs in a way that supports both the planet and human well-being. एक इनफेक्ट थ्योरी ये लगाई गई थी जिसके शायद एप्स्टीन फाइल के पास बाद कुछ अलामतें भी मिली हैं। मेरा एक दोस्त मुझे बताता था, कहता कि कुछ कैपिटलिस्ट्स आपस में बैठे और वो डिस्कस कर रहे थे कि अभी अर्थ के ऊपर जितने कंज्यूमर्स हैं, अर्थ के पास उतने रिसोर्सेस नहीं है, यानी जितना अर्थ प्रोड्यूस कर पाती है कोई भी रिसोर्सेस वर्सेस जितना रिसोर्सेस कंज्यूम करने वाली आवाम है, इसमें एक डिसबैलेंस हो रहा है। बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोई मेजर लेवल का एक मास किलिंग हुई नहीं है, क्योंकि जो एक बड़ी तादाद में लोग मरे थे वो WW2 में मरे थे। उसके बाद कोई ऐसा बड़ा हादसा नहीं हुआ, किसी इलाके में अर्थक्वेक आ गया, कोई 50,000 लोग मर गए, कोई लाख लोग मर गए, ऐसा हुआ है, लेकिन ग्लोबल लेवल पे कोई मास लेवल की किलिंग्स नहीं हो पाई है। बर्थ ज्यादा है और डेथ कम है। नतीजतन हर साल जो अर्थ में कंज्यूमर्स आ रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और इसकी वजह से एक डिसबैलेंस क्रिएट हो गया है अर्थ के अंदर। कुछ ऐसा स्टेप लेना पड़ेगा कि मास लेवल पे दोबारा किलिंग्स करनी पड़ेगी। जब लोग मरेंगे तो जाके बैलेंस बनेगा। लेकिन कैसे और किसको मारा जाए? किसको मारा जाने पे इनका पॉइंट उठा कि हम कोई ऐसी ऑडियंस को टारगेट करें जो हमारी इकोनॉमी में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही है। यूजलेस लोग, ऑप्शन नंबर 1 रिटायर्ड लोग, क्यों जी रहे हैं? दे आर डन, उनको लाइफ में जो करना था कर लिया, अब बिला वजह खा रहे हैं, तो शायद इनको अब हम कल्टी करवाएं जो कि इकोनॉमी में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं। या आइडेंटिफाई करें कुछ ऐसे लोग जो आज भी कुछ नहीं कर रहे, बाद में भी कुछ नहीं कर सकते। उसके ऊपर ये एक चीज कर रहे थे कि जो लोग एक्सेसिव मोबाइल यूज करते हैं या एक्सेसिव नॉन वैल्यू एडिंग एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज आपके फोन में ये फीचर्स है कि वो टाइम नोट करता है कि आज के दिन में आपने यूट्यूब कितना देखा, पबजी कितना देखा, सबवे सर्फर कितना खेला, फेसबुक पे कितना टाइम स्पेंड किया। तो उन्होंने कुछ टेस्टर गेम्स भी बनाए, पॉकीमॉन गो के टाइप, शार्क टाइप, या पता नहीं ऐसी कोई गेम जिसमें लोग सुसाइड कर रहे थे, ब्लू व्हेल, यस, जिसमें लोगों को आहिस्ता आहिस्ता टारगेट दिया जाता था और अल्टीमेटली से सुसाइड करवाया जाता था। प्रोबेबली डी जाके लॉ के जो सीनियर है ना, बड़ी एज के, उनको फारिग करो, बट कैसे? हमारे पास अथॉरिटी तो नहीं है, जंग तो नहीं छेड़ सकते। देन इन लैब दे डिवाइस्ड अ वायरस। कहानी तो उठी के चमगादड़ को सांप ने खाया, सांप का सूप बना, सूप किसी ने पिया, उसको कोविड होया, पूरी दुनिया में फैल गया। शायद कोई कहानी पी जाए कि हाँ ठीक है, कोई कहेगा ऐसा कैसे हो सकता है, एक बंदे से पूरी दुनिया, ये तो शायद हाथ से फैलाया गया है। कॉन्स्पिरेसी। वैसे कोविड ने ज्यादा मारा किसको? एजेड लोगों को, जिनकी हेल्थ वीक थी ना,
उनके लंग्स पे इफेक्ट किया, डबल निमोनिया किया। अच्छा, कुछ यंग लोग मर गए जो डर गए, जो खौफ में आ गए ना कि कोविड हो गया, कोविड हो गया, तो वो यहां से मर गए। और कुछ लोगों को इन्होंने ऑक्सीजन लेवल, जो सैचुरेशन लेवल है, उसको ड्रॉप करवाया और डबल निमोनिया किया, लंग्स फंक्शनल नहीं हुए। और इटली, डेवलप्ड कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, जर्मन, हर जगह पे देखे तो मास लेवल के लोग मरे। इंडिया में कितनी डेथ्स हुई, और मे भी उनका जो फॉर्मूला था वो कुछ हद तक ठीक बैठा कि जो फारिग अवाम है, जो मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है, जो इकोनॉमी में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही है, तो जमाने के खुदा ने शायद उनको पार करवा दिया। पूरी थ्योरी चली थी। अभी एप्स्टीन का आपने जो आइलैंड वाले कुछ लीकेज देखी हैं, तो उसमें भी किसी ने, अभी मैंने उसको स्टडी नहीं किया, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि वो जो कोविड वायरस की डिवाइड है डेवलपमेंट, उसमें भी कहीं वहां से सुराग मिल रहा है। विल सी, या तो वो छुपा देंगे क्योंकि एक मेजर लेवल की चीज है, ऐसे थोड़ी आम आवाम को बता देंगे। फाइल्स अवेलेबल है, यस, लेकिन वो अभी तक पंच्ड है, यानी उसमें बहुत सा नाम और डेट्स पंच्ड है। जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बनाई है वो अभी तक काफी हद तक छुपी हुई है, लेकिन इतना कुछ वीडियोस जरूर आ गई कि जो गर्ल्स थी वो क्वाइट यंग एज थी, तो ये पेडोफाइल का ही केस है कि बच्चों के साथ ये केसेस करते थे उनको। नहीं, वो उससे ऊपर है, मतलब 12 से 18 साल की एज ज्यादा आ रही है। मे बी उनकी वीडियोस पुरानी हो, मे बी अब फर्दर सामने आए, लेकिन एक वक्त आया था जब कसूर में वाकया हुआ था, एक छोटी लड़की थी, मरियम पता नहीं क्या नाम, मासूम सी। तो जब मैंने वो केस सुना था ना, मैं हजम नहीं कर पाया था कि पेडोफाइल का कोई केस हो सकता है, छोटे बच्चों के ऊपर कोई ये सोच भी सकता है, मैं हजम नहीं कर पाया था ऑनेस्टली। मैंने वेबसाइट्स बहुत सर्च की थी, मैं डार्क वेब पे भी जाने की कोशिश की थी कि यार ये किसका इंटरेस्ट हो सकता है, ये तो कोई साइको पेशेंट हो सकता है जो बच्चों के ऊपर चीज इमेजिन भी करते हैं। भाई बड़ी एज होती है तो कुदरती तौर पे नेचुरली वो एक डिजायर क्रिएट होती है, वो अलग बात है, लेकिन छोटे बच्चे, और इनको सिर्फ ये, क्योंकि गरीब जो बच्चे थे ना, ज्यादातर गरीब बच्चे थे, उनको कहते हैं कि आपको डॉलर्स पर आवर के हिसाब से मिलेंगे, आपने सिर्फ मसाज कर लिए चल के। तो बड़ी कहानी इसके पीछे छुपी और बड़े बड़े फेसेस इसके सामने अभी आएंगे प्रोबेबली। एप्स्टीन को तो मार दिया, उसको खुद ट्रम्प भी सामने आ गया। तो खैर कुछ चीजें जो कुछ वक्त पहले ना कॉन्स्पिरेसीज कही जाती थी कि यार ऐसे लोगों ने फैलाया हुआ है, ये ऐसी व्हाट्सएप न्यूज है, लेकिन जब ऐसी बातें सामने आती तो लगता है कि यार ये वाकई में इनका दिमाग कुछ इसी पे चल रहा है। खैर, तो यूनाइटेड नेशंस में इस बात को एम्फेसाइज किया गया था और दो व्यूज हमारे सामने आ गए थे। पहला, स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी, और दूसरा वीक सस्टेनेबिलिटी। मैं बता देता हूं, फिर इसको पढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी ये कहती है कि जो नेचुरल रिसोर्सेस जिस फॉर्म में है उनको उसी फॉर्म में रहने दो, उनके साथ छेड़छाड़ मत करो। मिसाल, अगर बारिश नहीं हो रही है तो आप चिराग मत करो, जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, उनको वैसे रहने दो, जो अंडर वाटर सी स्पीशीज है उनको आप अपने हिसाब में रहने दो, किसी का हैबिटेट छेड़ो मत। जो जंगलात हैं उनको जंगलात के फॉर्मेट में रहने दो। तो जो नेचुरली रिसोर्सेज हैं उनको उनके नेचुरल फॉर्मेट में छोड़ देने को स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी कहा जाता है। और वीक सस्टेनेबिलिटी चैलेंज करता है कि क्यों बिला वजह इतने मेन पोश एरिया में जंगल बना हुआ है, अगर इसको जंगलात को काट के एक शानदार रेजिडेंशियल प्लाजा बनाया जाए, प्लॉटिंग की जाए, प्रोजेक्ट बनाया जाए, तो जिस तरह बहरिया टाउन कराची, वाकई में देखा जाए तो जंगल में मंगल है, था क्या? और आज तो देखो क्या है, लगता ही नहीं पाकिस्तान है। लेकिन लाया कैसे गया? तो डेफिनेटली अभी जिस तरह मुल्तान में डीएचए बनाया जा रहा था, तो जिस लैंड में डीएचए बनाया जा रहा था वहां ट्रीज थे, उन सारे ट्रीज को उड़ाया गया, खत्म किया गया। यूं अगर आप कोई इंडस्ट्रियल एरिया बनाते हो और जंगलात को खत्म करके वहां पे आप इंडस्ट्रीज लगा देते हैं, तो दिस इज व्हाट आर यू डूइंग? ये वीक सस्टेनेबिलिटी है। वो कहते हैं कि रिसोर्सेज का लेवल बदल दे दो, ऑल्टरनेट दे दो, एक जगह से खत्म करके दूसरी जगह से कवर कर देंगे। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हैं तो हम उतने ही पर दरख्त लगा देंगे
उसको कवर करने के लिए। तो डैमेज करो लेकिन उसको फिर भर दो, खमियाजा करो। स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी अज्यूम्स दैट नेचुरल रिसोर्सेज सच एज क्लीन एयर एंड वाटर आर इररिप्लेसेबल। आप इनका नैनो बदल नहीं ला सकते, एंड दस मस्ट बी प्रिजर्व्ड एट ऑल कॉस्ट। तो आपको कितना भी फायदा हासिल होने वाला हो, आप उस फायदे को कॉम्प्रोमाइज कर लें, लेकिन जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको आप कुछ ना करें। वीक सस्टेनेबिलिटी सजेस्ट्स दैट नेचुरल कैपिटल कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय man-made capital, human-made capital such as technology or infrastructure, allowing some flexibility as long as overall well-being is maintained. ये कहते हैं कि आप नेचुरल जो चीजें हैं ना उनको भले उड़ा दो, हैबिटेट्स डिस्टर्ब कर दो। तो अगर मैं किसी परिंदे को पकड़ के पिंजरे में लाके एक बेहतर जिंदगी देता हूं, बिना मुशक्कत के उसको मिर्चियां, फ्रूट्स, पानी दूं, तो क्या इतनी शाहाना जिंदगी उस तोते को दरख्तों पे मिलेगी क्या? तो लेकिन क्या मुझे उस पेरेंट को ऐसी लाइफ देनी चाहिए? क्यों? है तो कैद ना। तो आपको चाहे कितनी लग्जरीज मिल रही हो, लेकिन आप जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको उनके ओरिजिन्स पे छोड़ दो। वीक कहता है रन, अगर काटना पड़े तो काट दो, डिफोरेस्टेशन करनी पड़े कर दो, पानी को खत्म करना पड़े कर दो, आप उसका फिर मुतबादिल दे दो, सब्स्टिट्यूट दे दो। अब हम टेक्नोलॉजी बना रहे हैं कि आपके एयर में से पानी बनता है, वेपर्स उठाते हैं, उस वेपर से पानी बनता है, आपको बार बार कैन भरने की जरूरत नहीं है, आपके एनवायरनमेंट से ही पानी बन जाएगा और बेहतरीन ड्रिंकेबल वाटर। तो जमीन का क्या करो, वो भले खत्म कर दो। हम समुद्र के पानी को भी मीठा कर देंगे, इतनी टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। तो इतना पानी जाएगा कहां? तुम ये खत्म करो, हम दूसरा ला रहे हैं। तो बाज़ जगहों पे ऐसे प्लांट्स लगाए गए हैं कि समुद्र का जो नमकीन खारा पानी है उसको आरओ किया जाता है और उसको पीने का साफ पानी बनाया जाता है। ये वीक सस्टेनेबिलिटी है जो कि कहता है कि खैर होगी, हम प्रॉफिट भी कर सकते हैं और वेलबींग को मेंटेन भी कर सकते हैं, दोनों चीजें साथ चल सकती हैं। So understanding these perspectives helps in evaluating different policy approaches and sustainability strategies. Okay, importance for society. Society यानी जो सोशल लोग हैं, people, उनके लिए सस्टेनेबिलिटी क्यों जरूरी है? बड़ा आसान सा सवाल है। इसने कहा कि सस्टेनेबिलिटी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इंश्योरिंग वेल-बीइंग ऑफ सोसाइटी। इट कीप्स अ बैलेंस in environment, promotes social justice and equity and provides economic prosperity. Social justice का मतलब समझ में आ रहा है? It's not legal justice, लेकिन सबके लिए बराबरी होनी चाहिए। So poor and rich should have equal access. Societies are able to reduce pollution, conserve natural resources, and mitigate the detrimental effects of climate change through the adoption of sustainable practices and preserving these resources for future generations. अगर आप लोगों को आज सस्टेनेबिलिटी के बारे में इतनी सारी चीजें बता दी जाएं तो आपकी जिंदगी में कोई फर्क पड़ेगा? मे बी कुछ हद तक आप प्लास्टिक का यूज कम कर दें, मे बी आप पेट्रोल की कंजम्पशन को बचाना शुरू कर दें, मे बी आप सोलर सिस्टम की तरफ आ जाएं, मे बी आप सीएनजी गाड़ियों की तरफ आ जाएं, मे बी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आ जाएं। तो जहां कहीं भी आपको लगता है कि हम एनवायरनमेंट को हार्म करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लकड़ी का फर्नीचर आप ना खरीदें। इस नियत से अक्सर कंपनीज कैलेंडर्स बना के देती थी और अपने कस्टमर्स को कैलेंडर्स गिफ्ट किए जाते थे, लेकिन बाद में कंपनीज ने वो करना बंद कर दिया। आपने नेस्ले की पानी की बोतल देखी है नेस्ले? तो अगर एक्वाफेना की वाटर बॉटल उठाई जाए और नेस्ले की उठाई जाए तो कौन कौन सी मजबूत है? एक्वाफेना। और एक्वाफेना कोई करीबन मेरे ख्याल से 90% तक या 95% तक भरी होती है, बाकी 5% उसमें स्पेस खाली होता है और काफी मजबूत बॉटल है। तो प्लास्टिक दोनों में से किस पे ज्यादा इस्तेमाल हुआ? अगर आप नेस्ले की उठाओ तो कमोपेश थैली है,
अगर आप उसको 2 मिनट धूप में रखोगे ना तो सुखड़ के पापड़ हो जाएगी। और उसमें बाकायदा स्टिकर को पढ़ना लिखा हुआ है कि ये बॉटल में हमने शायद 70 या 80% लेस प्लास्टिक यूज की, एंड दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि हम प्लास्टिक के यूज को बिल्कुल डिसकंटिन्यू कर दें, खत्म कर दें। वो चाहते तो बड़े स्ट्रॉन्ग की तरफ से, लेकिन क्या करें, पैसा भी तो कमाना है। तो जितने कोक एंड पेप्सी, स्प्राइट वगैरह कोल्ड ड्रिंक्स बेचते हैं उसमें तो प्लास्टिक यूज होती है, वो भी इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, लेकिन अपना प्रोडक्ट तो खराब नहीं कर सकते ना उस चक्कर में। सर सब्स्टिट्यूट नहीं है ना कोई प्लास्टिक का? जब हाँ, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, या तो शीशे की बॉटल्स दे दें शीशे की दे दें, जो कि बहुत महंगी पड़ जाती हैं। पहले होता था, फैशन ये था कि आपको शीशे की बॉटल मिलेगी, आप कोल्ड ड्रिंक पिए वापस दे दें, रेगुलर जो आती है। रेगुलर कोल्ड ड्रिंक्स आती थी, लेकिन उसमें 2 नंबरी ज्यादा होगी, लोगों ने खुद भरना शुरू कर दिया। घरों में ऐसे। तो ओरिजिनल उस कंपनी के पास वापस जाती ही नहीं थी चीज। तो इस वजह से उन्होंने कैंस और प्लास्टिक बॉटल्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन स्टिल सस्टेनेबिलिटी का प्रेशर है इनके ऊपर, ये कोशिश करेंगे कि हम इसके और किसी नेमल बदल की तरफ से, किसी सब्स्टिट्यूट की तरफ से। तो सोसाइटी को जब अवेयरनेस दी जाएगी तो वो पोल्यूशन को रिड्यूस करेंगे। मिसाल आप भी शायद ये सुनने के बाद आप कचरे को आग ना लगाएं। जब आपको पता चलता है कि कचरे के ढेर को आग लगाने से ये पूरा पोल्यूशन होती है, टॉक्सिक केमिकल्स डिस्चार्ज होते हैं और ओजोन लेयर को हिट करते हैं, तो आप भी कहीं इसको रोकने में अपना रोल प्ले करेंगे। सस्टेनेबिलिटी ऑल्सो वाइडन्स द स्कोप ऑफ सोशल जस्टिस बाय रिडक्शन ऑफ अनबैलेंसेस, डिस्पैरिटीज रिगार्डिंग एसेंशियल सर्विसेज सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड क्लीन वाटर। तो ऐसा नहीं कि हम खराब करके और हम ही उसको सुधार दें, लेकिन अगर हम उसको खराब ही ना करें तो क्लीन वाटर इतना एक्सपेंसिव नहीं होगा। आई कैन रिमेंबर एक होटल के अंदर में गया था, तो उसके ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ था, सेव वाटर सेव प्लैनेट। मेरे जहन में बैठ गया। अदरवाइज लोगों की आदत होती है पानी खोला और ब्रश करते रहेंगे जब तक पानी की आवाज आ रही है, लेकिन वो स्टिकर पढ़ने के बाद मुझ में आज आदत है, हालांकि उस बात को मैं समझता हूँ 15-16 साल हो, दुबई में कोई होटल था, 15-16 साल हो गए होंगे, मुझे वो चीज याद है। अगर मेरे बच्चे भी टूथब्रश कर रहे हैं ना, तो मैं वॉशरूम में जाके उनको कहता हूँ टैप बंद कर, बोले पापा गर्म पानी आ रहा है, जब तक बंद करके खोलेंगे फिर ठंडा हो जाएगा। मैं कहता ठीक है, थोड़ा बर्दाश्त कर देंगे, लेकिन इतना पानी वेस्ट मत करो। हालांकि हमारे घर में पानी 24 घंटे आ रहा है, लेकिन कहीं इस बात का अंदाजा होता है कि अगर हम खत्म कर देंगे तो आगे नहीं पहुंचेगा। लोगों को ये पानी पीने को मिल जाए, बड़ी बात है, हम इनसे नहा रहे हैं। सो सोसाइटीज को ये चीज देने से एक और आएगा, सोशल जस्टिस हो जाएगा, सबको बराबर लेवल की एजुकेशन मिलेगी, बराबर लेवल का हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलेंगे और बराबर लेवल का क्लीन वाटर भी देंगे। एंड दीज एक्शंस इन टर्न कैन रिड्यूस पॉवर्टी, गुर्बत में खात्मा करेंगे, इंप्रूव पब्लिक हेल्थ एंड वेलनेस, देयरफॉर एनहांसिंग द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द लाइफ इन द कम्युनिटी। कभी हमें ही फील होता है कितनी गुर्बत क्यों है, कभी हम कोई चीज फेंकते हैं और किसी और को देखते हैं कि उसने उठा के खा ली। जब आपसे कोई मांग रहा होता है कि मेरी हेल्प कर दो, मेरी सपोर्ट कर दो, बीमारी है, दो बिजनेस बना लिया है लोगों ने, वो अलग बात है। लेकिन जहां आपको जेन्युइनली पता चलता है ना कि इतनी तकलीफों में कोई बंदा जी रहा है, तो हम कहीं कुदरत की तरफ देख के बोलते हैं कि इतना क्यों किया हुआ। कुछ लोगों के पास इतनी बेताशा अंबानी की तरह पैसा है, फेंक फेंक के खत्म नहीं हो रहा, और कुछ लोगों के साथ ये कि ब्रेड खाने को नहीं मिल रही है। तो ये डिस्पैरिटीज कहीं एनवायरनमेंट में, और इस वजह से यूनाइटेड नेशन से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए हुए हैं, दैट इज एलिमिनेट पॉवर्टी। वो कहते हैं हम गुर्बत का बिल्कुल खात्मा करेंगे। लेट्स सी कितना कामयाब होते हैं। लेकिन सस्टेनेबिलिटी में इस बात को भी काउंट किया जाता है कि जिनके पास पैसा नहीं है उनको भी ये चीजें मैसर होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशंस को सस्टेनेबिलिटी के सुर बताने से क्या फायदा होगा? कहता है सस्टेनेबिलिटी इश्यूज have become extremely important across many different industries and organizations worldwide, irrespective of size and strategies of those organizations. Organizations that take positive actions and publicize their initiatives can achieve competitive advantage as a result.
पाकिस्तानी अवाम का जो एहतजाज होता है वो अभी भी रिलीजियस वैल्यूज के गिर्द घूमता है, लेकिन बास कंट्रीज में लोग इस बात पे एहतजाज करते हैं कि अगर आपने वेस्ट प्रोड्यूस किया, आपने अगर टॉक्सिक केमिकल्स समुद्र में डिस्चार्ज किए हैं, स्पीशीज को मारा है आपने, अंडर वाटर स्पीशीज का हैबिटेट आपने डिस्टर्ब किया है, डिफॉरेस्टेशन किया है, तो वो आपके अगेंस्ट बायकॉट करता है। कॉस्मेटिक्स कंपनी में एक ट्रेंड चला था कि वो जब भी कोई कॉस्मेटिक बनाते थे वो एनिमल टेस्टिंग करते थे। बॉलीवुड की कोई मूवीज आती थी, उसमें क्या करते थे, वो दूध में जहर मिलाती थी। अब आसर लेके मेरी बहू पिएगी, वो दूध गिर जाता था, बिल्ली पी जाती थी। इससे पहले ये बहू पिए, बिल्ली मर जाती थी, और पता चला कि है इसमें जहर था। लेकिन आज एनिमेटेड दौर में जब भी किसी पिक्चर के अंदर, मूवी के अंदर किसी एनिमल का इस्तेमाल किया जाएगा तो वाज़ेह तौर पे एक लाइन सामने प्रोमिनेंट होगी, क्या? नो एनिमल्स वर हार्म्ड ड्यूरिंग लाइक प्रोडक्शन ऑफ दिस सीन। जब वो आर आई थी, वो शेर का जबड़ा तोड़ रहा होता है, तो बताते हैं कि ये ग्राफिकल है, ये एनिमेटेड है, हमने किसी एनिमल को हार्म नहीं किया है। यूएस की एक कंपनी द बॉडी शॉप, ऑटोबान पे उसकी आउटलेट भी है, उसने मार्केट इस बात को किया, नो एनिमल टेस्टिंग, कि हमने अपने प्रोडक्ट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए बनाए, लेकिन हमने कभी एनिमल पे टेस्ट नहीं किया। हालांकि उसके प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव है, लेकिन स्टिल बहुत सारे लिटरेट लोग, एजुकेटेड लोग प्रोडक्ट उसी का खरीदते हैं। क्यों? उनको लगता है कि इसने वो वेलफेयर का काम किया होगा, इसने कुछ अच्छा किया होगा। तो जब कोई कंपनी कुछ अच्छा करती है, वेस्ट रिड्यूस करने का, प्लास्टिक ना यूज करने का, तो लोगों की एक सोशल बॉन्डिंग उस कंपनी के साथ बैठ जाती है, जिसकी वजह से उनको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। सैमसंग ने, हम जब पहले एक फोन खरीदते थे, मोबाइल फोन, तो वी यूज्ड टू एक्सपेक्ट सर्टेन थिंग्स। एक मोबाइल फोन निकलता था, चार्जर निकलता था, हैंड्स फ्री निकलता था, डेटा केबल निकलती थी, सीडी निकलती थी ड्राइवर्स की, और इतने थप्पियां कागजों की होती थी। कैलकुलेटर भी खरीदो तो डब्बा भारी होता है, उठाओ तो सिर्फ इतना कैलकुलेटर, बाकी कागजात। हैव यू एवर read that? सैमसंग ने आई बिलीव जब S4 या S5 सीरीज लॉन्च की थी, तो उसने डब्बे के अंदर कुछ भी नहीं दिया था, चार्जर दिया था और डेटा केबल को 2-in-1 किया हुआ था। उसको यूएसबी में लगाओ तो चार्जर बन जाएगा, लैपटॉप में लगाओ तो यूएसबी बन जाएगा, और सॉफ्टवेयर उसने वेबसाइट पर डाल दिए थे samsung.com/support पे। और जो बॉक्स बनाया था वो रिसाइकल्ड मटेरियल से बनाया गया था, और उसको बेस्ट पैकिंग का अवार्ड भी मिला था सैमसंग को। और ज्यादातर लोगों ने सैमसंग को इस बात पे अप्रिशिएट किया था कि आपने सस्टेनेबल बॉक्स बनाया है। कागजात उसमें से बिल्कुल खत्म, हर चीज ऑनलाइन थी, और बॉक्स भी ऐसा दिया है गत्ते जैसा। बट कस्टमर्स डिडंट माइंड कि क्या, कस्टमर की अलग लॉयल्टी आपके साथ जुड़ जाती है जब आप सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करते हो। और अगर आप कोई ऐसी प्रैक्टिसेस करें, मिसाल के तौर पे अभी एप्स्टीन फाइल में कुछ बड़े लोगों के नाम सामने आते हैं, वुड यू स्टिल बाय देयर प्रोडक्ट्स? बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं यार, दिल तोड़ दिया। अब चाहे आप कितनी अच्छी चीज मुझे दे दो, लेकिन मैं अब आपकी चीज नहीं खरीदूंगा, क्योंकि आप बहुत बड़े हैं। जब हमें पता चला कि KFC या मैकडॉनल्ड्स या कोई इजरायली कंपनीज को फंडिंग करते हैं या गवर्नमेंट को फंडिंग करते हैं, व्हाट डिड वी डू? बायकॉट। मैकडॉनल्ड्स की बाकायदा इमेजेस बनाई गई जिसमें वो बच्चों की टांगें खा रहा था, देख के लग रहा था कि नहीं, इससे नहीं बिजनेस करना है। सो वंस यू कम टू नो कि ये कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करें जो मेरी वैल्यूज के अगेंस्ट है, एंटी है, तो हम उसके खिलाफ हो जाते हैं। और अगर कोई कंपनी उल्टा सपोर्ट करे, अगर आपको पता चले कि कोई कंपनी, जिस तरह ताज पेट्रोल पंप ने चलाया था कि आप हर लीटर पे 2 रुपए की डोनेशन दे रहे हैं, जब आप हमसे 1 लीटर पेट्रोल डलवा रहे हैं तो आपकी तरफ से 2 रुपए उठा के हम फलस्तीन को इमदाद भेज रहे हैं, तो शायद आप ज्यादा लॉयल्टी फिर ताज पेट्रोल पंप की तरफ लेके आते हैं, क्योंकि ये कुछ सपोर्ट कर रहे हैं। अभी रमजान का महीना स्टार्ट हो रहा है, तो बहुत सारे लोग या बहुत सारी कंपनीज अपने आप को मार्केट शुरू करेंगी कि हम डोनेशंस देते हैं, हम फंड रेजिंग करते हैं, हम गरीबों की इमदाद करते हैं, हम पैकेजेस बना के देते हैं। मैं चेज वैली में उस दिन चेज अप पे गया तो कोई राशन कार्ड बना हुआ, उसने कहा कि अगर आप किसी बंदे को पैसे नहीं देना चाहते
तो आप 10,000 रुपए का हमसे राशन कार्ड खरीदते, वो यहां से आके 10,000 रुपए की शॉपिंग कर सकता है, पैसे उसको नहीं मिलेंगे। अगर आपको इस बात का डर है, अक्सर जिस तरह लोग आपसे पैसे लेके फिर खा जाते हैं, मेडिकल स्टोर के बाहर खड़े होते हैं कि दवाई लेके तो पैसे मत दो, लेकिन उसी मेडिकल स्टोर वाले के साथ उसकी सेटिंग होती है। आप जाओगे, वो वही डब्बा उसको वापस करके बोलेगा मुझे आधे पैसे दे दो। तो आपको कहीं रिग्रेट होता है कि मैं तुम्हें ना पैसे नहीं दे रहा था, मैं डायरेक्ट तुम्हें खाना खिलवा रहा था। लेकिन अगर तुम खाना रिटर्न करके पैसे ले रहे हो तो दुकानदार से भी तो आपका बाइकआउट होना चाहिए ना, कि तुम क्या कर रहे हो। तो मैक्स बचत ने भी शुरू किया था इस बात को, और विचेज अपने भी शुरू किया है कि अगर आप किसी की इमदाद करना चाहते हो तो आप हमसे ये कार्ड लेके जाए तो किसी को भी दे दें। वो बंदा हमसे शॉपिंग करके ये कार्ड प्रेजेंट करेगा, हम उसे पैसे नहीं देंगे, लेकिन कैश हम उसको नहीं देंगे। फेयर? ओके। फाइनेंस प्रोफेशनल्स को सस्टेनेबिलिटी से क्या है? तो ये कहते हैं फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स प्ले अ की रोल फॉर आइडेंटिफाइंग इकोनॉमिक रिस्क, सॉरी एनवायरमेंटल रिस्क, ensuring accurate reporting of sustainability issues and enhancing transparency through implementation of sustainability framework. पहला, identifying environmental risks in decisions. तो जब भी आप कोई स्ट्रेटेजीज बना रहे होंगे तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि इस चीज का एक एनवायरमेंटल इफेक्ट आएगा और क्लाइमेट पे इस चीज का इतना असर पड़ सकता है, तो आप उन डिसीजंस में इसको सपोर्ट करेंगे। बिकॉज बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो अब प्रॉफिट को बाद में देखते हैं, सस्टेनेबिलिटी को पहले देखते हैं। हर किसी की अपनी अपनी कुछ वैल्यूज होती हैं, तो अगर वो वैल्यूज हिट की जा रही है पैसा कमाने के लिए, चाइल्ड लेबर किया जा रहा है, मिसाल के तौर पे एक फैक्ट्री है जो प्रॉफिट तो अच्छा कमा रही है लेकिन कॉस्ट रिडक्शन का वाहिद तरीका या अच्छा तरीका चाइल्ड लेबर है, वुड यू सपोर्ट? यू मे से बच्चों से काम करवा के तुम। अब ज्यादातर इन्वेस्टर्स ये भी कहते हैं कि यू शुड बी इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर, कि जितना तरजीह आप मर्द को दे रहे हो काम करने के लिए उतनी ही तरजीह आप औरत को भी दो, और आपके पास 50-50% होने चाहिए। जो आपकी टीम है उसमें 50%। साउथ अफ्रीका की टीम में एक बड़ा रेसिज्म का मसला उठा था, क्योंकि वो साउथ में भी दो अफ्रीकाज है ना, एक गोरों का है एक तालो का है, ठीक है। हुआ क्या था कि वो ज्यादातर सिर्फ गोरे भरते जा रहे थे। अब अगर आप साउथ अफ्रीका की टीम में देखोगे तो वो क्या करते हैं, इसमें भी इक्वलिटी रखते हैं कि कलर को बैलेंस करते हैं। कहीं आपको ऐसा ना हो कि हम रेसिस्ट हैं और सिर्फ हम गोरों को टीम में लेते हैं और हम रेसिस्ट हैं। जिस तरह यूएस में आप देखो रेसिज्म है, उसमें उनको डिग्रेड किया जाता है और नतीजतन वो फिर क्रिमिनल भी बनते हैं। तो जहां किसी भी बंदे को आप कम करोगे वो फिर क्राइम करेगा, लेकिन जहां आप उसको इक्वलिटी दोगे वो आपके साथ कंधा कंधे में मिला के चलेगा। तो हम जब इस्लामिकली भी चीजें देखते हैं, नमाज पढ़ने में भी चीजें देखते हैं, तो उसमें भी वो तफरीक खत्म की जाती है। हज के ऊपर भी जाया जाता है तो हम तफरीक खत्म कर देते हैं, तमाम डिफरेंसेस खत्म कर देते हैं। अगर डिफरेंसेस रखे तो फिर इबादत ही क्या होगी? तो ये इस बात पे बड़ा मैटर करती है चीजें। दूसरा, एक्यूरेट रिपोर्टिंग। अब तो मैंने बताया था कि IASB ने सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इशू कर दिए हैं, तो प्रोफेशनल्स के लिए भी सस्टेनेबिलिटी को समझना बहुत जरूरी है। उसके अलावा कैपिटल एलोकेशन। कराची जाते हुए अभी आप देखते होंगे कि बास ना विंड टर्बाइंस लगे हुए हैं। नूरियाबाद के यहाँ विंड टर्बाइंस क्यों लगाए गए हैं? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अक्सर अगर आप उसको कॉस्ट बेनिफिशियल देखोगे तो नुकसान में आता है। अभी हमारे मिसाल बंद है ना, तो ये सुन पड़े हुए कोई वापडा से बिजली, हेस्को से बिजली ले रहे हैं, तो लगवाए क्यों? ये एक सिर्फ एक मैसेज है कि हम ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट करते हैं। इन्होंने सोलर पावर प्लांट्स बनाए हुए, बाकायदा पार्क बनाए हुए पूरे के पूरे सोलर से, और विंड टर्बाइंस लगाए हुए, ताकि हम हमारी वजह से अब कोयला कंज्यूम ना करो और हमारी वजह से अब पेट्रोल कंज्यूम ना करो। और अब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं, ज्यादा से ज्यादा जो इनको बिजनेस देगा वो ये बिजनेसेस ही देंगे, गवर्नमेंट्स और बिजनेसेस। इंडिविजुअल शायद इतना इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ ना आए जितना कि कंपनीज आएंगी, वो अपने एम्प्लॉइज को जो कम्यूट देंगी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के थ्रू देंगी, बिकॉज ये रिपोर्ट करेंगी कि हमारा जो पेट्रोल का कंजम्पशन है वो बिल्कुल मिनिमाइज है या जीरो है, हम नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल ही नहीं करते।
तो कैपिटल एलोकेशन में भी हेल्प करेगा फाइनेंशियल प्रोफेशनल इंप्लीमेंटिंग सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क्स। एक फ्रेमवर्क है सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो कि मैंने आपसे बात की थी, SASB, और दूसरा है ESG, एनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस। ये फ्रेमवर्क्स हैं और कंपनीज के ऊपर लाजिम है कि वो इसको इंप्लीमेंट करें। एंड लास्टली अश्योरेंस एंगेजमेंट्स। ऑडिट में एक होता है ऑडिट करवाना और एक होती है अश्योरेंस करवाना। तो अश्योरेंस एंगेजमेंट्स में मे बी कोई कंपनी आपको हायर करे एज एन ऑडिट प्रोफेशनल, ऑडिट फर्म, कि आप हमारी रिपोर्ट बना के दें कि क्या हम सस्टेनेबिलिटी के हवाले से वाकई में प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ बातें कर रहे हैं। तो जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या पब्लिक मीडिया में हमने डिस्क्लोज किया हुआ है कि हम सस्टेनेबिलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या इकदाम ले रहे हैं, क्या वो वाकई में इलेक्शन है या झूठ है। तो आपकी ऑडिट फर्म सस्टेनेबिलिटी के ऊपर अश्योरेंस एंगेजमेंट्स भी ले सकती है, रिव्यू एंगेजमेंट्स ले सकती है। वो वाकई में इंश्योर करेगी कि जो चीजें आपने पब्लिक अनाउंसमेंट में लिखी हैं क्या वही आपके पास सरजमीन पे मौजूद है कि नहीं है। और ऑडिटर जब साइन करेगा तो आपको पता है कि उसकी वैल्यू वैसे ही बढ़ जाएगी। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट हो गया, सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्ट बनती है और कुछ कंपनीज पब्लिक में वैसे ही अनाउंसमेंट्स कर रही होती है। तो जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बनानी है वो तो सस्टेनेबिलिटी का रिक्वायरमेंट है, और एक है ESG। तो इसमें दो तरह की रिपोर्टिंग है, एक मैंडेटरी रिपोर्टिंग है और एक वॉलंटरी है। एक रिपोर्टिंग वो है जो कि आपने करनी ही करनी है और दूसरी वॉलंटरी है, आप नहीं भी करना चाहो तो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर हम वॉलंटरी रिपोर्ट करें और उसको ऑडिट भी करवाएं, रिव्यू भी करवाएं, तो सोने में सुहागा हो जाएगा। जिस तरह शायद नून लीग गवर्नमेंट के ऊपर पास्ट में करप्शन के बड़े केसेस खुल गए और बड़ी पब्लिक में बातें उठ गई, तो उन्होंने बिग फोर में से किसी एक कंपनी, आई बिलीव EY या PwC को अश्योरेंस एंगेजमेंट दे दी थी। बोला हम नहीं बोल रहे, आप हमारी ऑडिट करो, और उन्होंने ऑडिट करके क्लीन चिट दिया था कि कोई करप्शन के एविडेंसेस नहीं है। चौड़े हो गए थे। और देखो ऑडिट फर्म कह रही हम क्या करें। तो जब ऑडिट फर्म, एक अकाउंटेंट प्रोफेशनल इस बात को वाउच करेगा तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस और दोबारा हो जाएगा। फिर बैकग्राउंड पिक्चर यही है सस्टेनेबिलिटी, कि हम एनवायरनमेंट को अपने कमर्शियल एडवांटेजेस के चक्कर में, अपने पैसे कमाने के चक्कर में कितना नुकसान कर रहे हैं, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आप कोई एक्शंस ले रहे हो तो वो पब्लिक तक जाने चाहिए, इन्वेस्टर्स तक जाने चाहिए। फेयर और पब्लिक आपके लिए पॉजिटिव हो सकती है, आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है, डिस्पैरिटीज क्लियर हो सकती है, सबको क्लीन वाटर, सबको हेल्थ, सबको एजुकेशन मिल सकती है। तो आपकी कंपनी इसमें कितना रोल प्ले कर रही है उसको हम सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। आज के लिए यहाँ पॉज करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कुछ थ्योरीज है, तो मैस्लो की थ्योरी इसमें ऐड की गई है, स्टेक होल्डर थ्योरी, और उसके अलावा ये तीन पिलर्स हैं जो 3 ट्रिपल बॉटम लाइन, इसको भी हम नेक्स्ट क्लास में